गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में आप सभी का मन लग रहा होगा। आप मेजरमेंट इन फिजिक्स के लेक्चर नंबर 3 के साथ मेरे साथ जुड़ चुके हो और मुझे उम्मीद है कि आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को अवश्य देखा होगा, साथ ही साथ पीडीएफ भी डाउनलोड कर लिया होगा। पीडीएफ के अनुरूप ही मैं चल रहा हूँ। जाहिर है कि आपको ये अवश्य पता चल गया होगा कि अब मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। जाहिर है डिफिनीशन ऑफ बेस एसआई यूनिट की मैं आज चर्चा करता हूँ। मैं उसे समझाना चाहता हूँ आप सभी को कि जो बेस एसआई यूनिट्स हैं वो किस प्रकार डिफाइन होते हैं। अगर देखा जाए तो आप देखोगे कि फिजिक्स में जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उस लिस्ट में जो सबसे पहले है लेंथ और इसकी एसआई यूनिट मीटर। जाहिर है कि सबसे पहले मैं मीटर को ही आपको समझाऊंगा कि 1 मीटर आखिर होता कितना है। मैं मीटर पर चर्चा करूंगा। उसके बाद अगर दूसरी क्वांटिटी को आप देखें तो इस लिस्ट में मास और इसकी एसआई यूनिट किलोग्राम। फिर टाइम और इसकी एसआई यूनिट सेकेंड। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जिसको आप सिंपली टेम्परेचर भी बोलते हो, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। केल्विन, इसकी एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट एम्पियर। लुमिनस इंटेंसिटी, एसआई यूनिट कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एसआई यूनिट मोल। तो फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और उन 7 का लिस्ट आपके सामने। लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ के एसआई यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स भी हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। मैं उसकी भी जिक्र आपसे करूंगा। तो जाहिर है कि इस लिस्ट में सबसे पहले मीटर आ रहा है, उसके बाद किलोग्राम, सेकेंड में क्रमशः इसमें से एक एक की डिफिनीशन पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मीटर को मैं चर्चा कर लेता हूँ। अगर आप देखें कि मीटर की परिभाषा को अगर आप जानना चाहेंगे तो मीटर को 4 से 5 बार डिफाइन किया जा चुका है। सबसे पहले जो मीटर का डिफिनीशन आया था वो यह था कि अर्थ का जो 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों के बीच की दूरी का 10,000वां भाग 1 मीटर माना गया था। लेकिन बाद में साइंटिस्ट को ये आभास हुआ कि अरे अर्थ के 2 पोल्स के बीच का सेपरेशन तो समय के साथ बदल जाएगा, तो फिर ये तो कांस्टेंट वैल्यू नहीं रह पाएगा। जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी यूनिट जो होता है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होता टाइम के साथ, तो फिर वो परिभाषा निरस्त हो गया, वो हट गया। तो इस तरह से 4-5 बार मीटर की परिभाषा दिया गया। उसमें से मैं 2 परिभाषा को मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और मैं उसे लिखूंगा भी अवश्य रूप से कि वो क्या है। अब मैं बात करता हूँ सबसे अधिक शुद्ध परिभाषा की।
मीटर की सबसे अधिक शुद्ध परिभाषा यानी प्रिसाइज डिफिनीशन क्या है मीटर की? तो जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी यूनिट का जो वैल्यू है ना प्लेस के बदलने से बदलना चाहिए ना ही टाइम के बदलने से। अगर इस रिस्पेक्ट में देखोगे तब मीटर की जो परिभाषा हुआ स्पीड ऑफ लाइट के द्वारा निकाला गया, और स्पीड ऑफ लाइट पर किसी भी पैरामीटर का इफेक्ट वैक्यूम में नहीं पड़ता। वैक्यूम में अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को देखें तो वह कांस्टेंट बना रहता है, इसलिए मीटर को उसी के द्वारा डिफाइन किया गया। कैसे डिफाइन होगा तो ये देखिए, आप जानते हो कि लाइट का जो स्पीड है वैक्यूम में उसे हम सभी सी के द्वारा दिखाते हैं, और अगर लाइट की स्पीड को हम लिख लें वैक्यूम में तो 299,792,458 मीटर पर सेकंड होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वैक्यूम में लाइट एक सेकंड में इतना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, इतने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। तो जाहिर है कि 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा तो वो तो 1/, हो जाएगा ना, 1/, हो जाएगा। अर्थात 1/299,792,458 सेकेंड में लाइट वैक्यूम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका लेंथ ही 1 मीटर हो जाएगा। इसलिए आप देखो मैंने जो यहाँ पर परिभाषा लिखा है, मैंने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि इट इज एसआई यूनिट ऑफ लेंथ अकॉर्डिंग टू मोस्ट प्रिसाइज डिफिनीशन 1 मीटर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/299,792,45 ऑफ 1 सेकेंड। तो बहुत आसान है, अगर आप लाइट के स्पीड को वैक्यूम में जानते हो कि वह कितना होता है तो आप मीटर को आराम से डिफाइन कर सकते हो। मीटर का डिफिनीशन बिल्कुल आसान हो जाता है। और अब आइए मीटर की एक और परिभाषा पर मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं और मेडिकल में 2 बार उस परिभाषा से मीटर के डिफिनीशन पर सवाल पूछा जा चुका, तो मैं चाहूँगा कि उसे भी आप जरूर जान लो। वह डिफिनीशन है क्रिप्टन के द्वारा, वह डिफिनीशन आता है। ये जो क्रिप्टन है Kr86 इसका मास नंबर है। तो क्रिप्टन का जो एटम होता है, क्रिप्टन के एटम से रेड ऑरेंज कलर का जो वेव यानी रेडिएशन जो निकलता है, रेड ऑरेंज कलर के जो रेडिएशन निकलता है उसका वेव लेंथ बहुत छोटा होता है, उसका वेव लेंथ बहुत छोटा होता है। और क्रिप्टन 86 के एटम से जो रेड ऑरेंज मैं बात कर रहा हूँ, रेड ऑरेंज कलर का जो रेडिएशन निकलता है, लाइट निकलता है, उसकी 1650 763.73 वेवलेंथ्स की लंबाई जो हो जाता है यह 1 मीटर के बराबर हो जाता है, 1 मीटर के बराबर हो जाता है। तो एक और डिफिनीशन आता है, यानी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यह याद रखोगे कि 1 मीटर जो है क्रिप्टन एटम से रेड ऑरेंज कलर की जो लाइट निर्गत होता है, रेडिएशन निकलता है, उसकी 1650 763.73 वेवलेंथ्स की जो लेंथ होता है वह भी 1 मीटर के बराबर हो जाता है। तो ये तरह मीटर, और जाहिर है कि मीटर के बाद अब बारी है किलोग्राम की। अब मैं चर्चा करता हूँ किलोग्राम की। किलोग्राम जो है यह मास की एसआई यूनिट है, मास की एसआई यूनिट जो है उसे किलोग्राम कहा जाता है, आप भी जानते हो। और ये जो किलोग्राम है यह इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर या इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वेट्स एंड मेजर, जिसका कि हेडक्वार्टर फ्रांस के सेवर शहर में है, वहाँ पर प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु यानी एलॉय का एक सिलिंड्रिकल शेप का रड रखा हुआ है, और उस रड का जो लेंथ और डायमीटर
दोनों ही 3.9 सेंटीमीटर, दोनों 3.9 सेंटीमीटर हैं। और उस रड की मास को ही 1 किलोग्राम माना गया है, यह कमिटी के द्वारा माना गया। और कोई भी जो कंट्री है उसमें जो किलोग्राम चलता है, उसी का वह जो प्लेटिनम इरिडियम की रड है उसकी मास का कोरस्पॉन्डिंग मास ही 1 किलोग्राम माना जाता है। यानी आप समझ सकते हो कि अगर एक प्लेटिनम इरिडियम की रड हो, वह सिलिंड्रिकल रड है, ये सिलिंड्रिकल रड है, ये इसकी डायमीटर ये 3.9 सेंटीमीटर और ये इसका लेंथ ये भी 3.9 सेंटीमीटर, लेंथ भी 3.9 सेंटीमीटर। तो इसकी मास ही 1 किलोग्राम माना गया है। और यह जो रड है यह इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में रखा हुआ है। ये तो रहा मास। और अब मैं बात करता हूँ सेकेंड की। सेकेंड आप सभी जानते हो कि सेकेंड जो है वह टाइम की एसआई यूनिट है, टाइम की एसआई यूनिट है। एटॉमिक क्लॉक जो कि सीजियम क्लॉक होता है और इसकी डिफिनेशन भी वहीं से आता है। तो ऐसा है कि सीजियम का जो एटम होता है, सीजियम जैसे कि जिसका कि सिंबल CS होता है और मास नंबर 133, सीजियम 133, ये इसका मास नंबर। तो सीजियम का जो एटम है वह एटम जब ग्राउंड स्टेट में होता है, सीजियम का एटम जब ग्राउंड स्टेट में होता है यानी लोअर एनर्जी के स्टेट में होता है, तब उसके दो हाइपर फाइन लेवल्स के बीच उससे जो रेडिएशन निकलता है उसे जो पास करने में टाइम लगता है। दो हाइपर फाइन लेवल्स के बीच जो ट्रांजिशन में टाइम लगता है, जैसे मान लें कि ये एक हाइपर फाइन लेवल है, ये दूसरा हाइपर फाइन लेवल है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगता है, इस टाइम पीरियड का 91, 92, 631, 770 टाइम्स जो होता है, जो ड्यूरेशन होता है वह 1 सेकेंड के बराबर होता है। या आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हो कि सीजियम एटम जब ग्राउंड स्टेट में होता है तब उससे जो रेडिएशन निकलता है उसे दो हाइपर फाइन लेवल्स के बीच में वह 1 सेकेंड में 91, 92, 631, 770 बार वह दोलन कर सकता है, यानी इतने बार वह दोलन कर जाएगा। 13 सेकेंड की परिभाषा जो कि सीजियम एटम के द्वारा आता है। केल्विन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के एसआई यूनिट है। और यदि आप केल्विन को समझना चाहते हो तो पहले आप वाटर के ट्रिपल पॉइंट को समझ लो। वाटर जिस टेम्परेचर पर तीनों ही स्टेट में रह सकता है, डेट मीन्स सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसियस स्टेट में भी रह सकता है, उस टेम्परेचर को ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहा जाता है। और वह जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है वह टेम्परेचर होता है 273.16 केल्विन, जिसे आप 0.01 डिग्री सेल्सियस भी कहते हो। लेकिन मुझे तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस से मतलब नहीं, केल्विन से लेना देता है। तो वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट का थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है वह 273.16 केल्विन होता है। तो जाहिर है कि 1 केल्विन कितना होगा, तो वाटर की ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर का 1/273.16 भाग होगा। इसलिए आप देखोगे कि केल्विन के लिए क्या लिखा जा सकता है, कह सकते हैं कि 1 केल्विन इज इक्वल टू 1/273.16 फ्रैक्शन ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और इस डेफिनेशन को 1967 में अडॉप्ट किया गया था, यह भी जानकारी आप रख सकते हैं। और अब मैं बात करता हूँ एम्पियर जो कि इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट है। तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट को एम्पियर कहा जाता है। अब देखिए एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे, ये भी आसान है। एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह
देखा जाता है या पाया जाता है कि जब अनंत लंबाई का दो थिन कंडक्टिव वायर्स को एक दूसरे के साथ 1 मीटर, जैसे ये वायर है, दोनों के बीच में 1 मीटर की सेपरेशन रखा जाता है। जब अनंत लंबाई का दो थिन कंडक्टिव वायर को एक दूसरे के पैरेलल 1 मीटर की सेपरेशन पर रखा जाता है और दोनों ही वायर में 1 एम्पियर और 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट मेंटेन कर दिया जाता है। इसमें 1 एम्पियर और इसमें भी 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट मेंटेन किया जाता है। तब एक वायर के द्वारा दूसरा वायर का जो यूनिट लेंथ है, डेट मीन पर मीटर, जो फोर्स लगता है वह फोर्स हो जाता है आपको 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन। तो अब आप यहीं से डिफाइन कर सकते हो कि यदि दो थिन और लॉन्ग कंडक्टिव वायर को पैरेलली 1 मीटर के सेपरेशन पर रख करके दोनों में 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं, तो एक वायर के द्वारा दूसरे वायर के यूनिट लेंथ पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का फोर्स लगता है। तो जाहिर है कि एम्पियर का डिफिनेशन तो बिल्कुल आसान से हम लोग अब कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि 1 एम्पियर is equal to that value of electric current which when maintained in two infinitely long and thin conductive wires placed at separation of 1 meter, then each wire exerts a force of 2 × 10⁻⁻7 Newton per meter of another wire। यानी एम्पियर को आप यहाँ से आराम से डिफाइन कर सकते हो। कैंडेला, कैंडेला लुमिनस इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट है। कैंडेला को समझने के लिए दो वर्ड को आपको समझना पड़ेगा। पहला एक वर्ड है मोनोक्रोमेटिक। तो मोनोक्रोमेटिक मतलब होता है कि सिंगल वेवलेंथ का जो लाइट होता है, सिंगल वेवलेंथ का जो लाइट होता है उसे मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। यानी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का मीनिंग होगा कि उसमें जो भी वेवलेंथ्स हैं सब इक्वल होंगे, सभी बराबर वेवलेंथ का होगा, केवल एक वेवलेंथ का होगा। दूसरा एक वर्ड है यहाँ पर, वह है रेडिएंट इंटेंसिटी। रेडिएंट इंटेंसिटी इसे भी आप समझ लें तो बेहतर होगा। किसी भी सोर्स से यूनिट टाइम में जितना एनर्जी, टोटल एनर्जी, उससे जो यूनिट टाइम में जो टोटल एनर्जी इमिट करता है वह उस सोर्स का रेडिएंट फ्लक्स कहलाता है। और यूनिट सॉलिड एंगल से जो टोटल एनर्जी इमिट करता है वह उसका रेडिएंट इंटेंसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडिएंट इंटेंसिटी कहलाता है। तो जाहिर है कि रेडिएंट इंटेंसिटी टोटल एनर्जी इन यूनिट टाइम थ्रू यूनिट सॉलिड एंगल, तो एनर्जी बाय टाइम तो जाहिर है कि यूनिट तो वाट हो जाएगा, और थ्रू यूनिट सॉलिड एंगल इसलिए इसका जो यूनिट हो जाता है वाट पर स्टेरेडियन हो जाता है। अब आइए मैं आपको कैंडेला को बताता हूँ कैंडेला एक्चुअली होता क्या है। एक सोर्स जो कि केवल मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन निकालता हो, एक सोर्स जो केवल मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन निकालता हो और उसका रेडिएंट इंटेंसिटी अगर 1/683 वाट पर स्टेरेडियन है, तो उस सोर्स के द्वारा किसी भी डायरेक्शन में जो लुमिनस इंटेंसिटी होगा वह 1 कैंडेला हो जाएगा। कब? जबकि उसका जो फ्रीक्वेंसी है वह 540 × 10⁻12 हर्ट, यानी सोर्स का फ्रीक्वेंसी 540 × 10⁻12 हर्ट हो और वह मोनोक्रोमेटिक लाइट निकालता हो और उसकी रेडिएंट इंटेंसिटी अगर 1/683 वाट पर स्टेरेडियन हो, तो किसी भी डायरेक्शन में जो उसका लुमिनस इंटेंसिटी होता है वह 1 कैंडेला हो जाता है। तो जाहिर है कि इसे हम लोग किस तरह डिफाइन करेंगे? हम लोग कह सकते हैं कि 1 कैंडेला इज द लुमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन ऑफ ए सोर्स दैट emits monochromatic radiation of frequency 540 × 10⁻12 हर्ट and that has
ए रेडियंट इंटेंसिटी इन दैट डायरेक्शन ऑफ 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। और ये जो जाहिर है, मैं तो आपको पहले ही बताया था कि जो मूल ये कैंडेला है, कैंडेला को 1979 में अडॉप्ट किया गया था इस यूनिट को। अब आइए अगला डेफिनेशन मैं आपके सामने लाता हूँ, वह है मोल। आप सभी जानते हो कि मोल जो है वह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ऐसा यूनिट है, लेकिन मोल पर बहुत ज़्यादा है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि 90% स्टूडेंट्स हमेशा कन्फ्यूजन में बना रह जाता है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट यह समझता है कि 1 मोल मतलब एक संख्या हो गया 6.022 × 10⁻23। नहीं, बिल्कुल गलत। अगर आप यह समझते हो कि यह मोल है तो बिल्कुल गलत समझते हो। मोल को आपको अच्छी तरह समझना होगा, क्योंकि यह केवल फिजिक्स नहीं बल्कि केमिस्ट्री का भी जो चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट ही क्यों, बहुत सारे चैप्टर में इसका यूज़ होता है, तो मोल को हम लोग समझते हैं। ऐसा है कि मोल 1 मोल जो होता है वह किसी भी सिस्टम की उतना ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, किसी भी सिस्टम की उतना ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जितना कि उसमें इंटिटीज की संख्या उतना ही हो जितना कि कार्बन 12 में एटम की संख्या हो, कार्बन 12 में एटम की संख्या हो। तो कार्बन 12 के 0.01 किलोग्राम में जो एटम्स की संख्या होता है वह 6.022 × 10⁻23 होता है। और इतने ही इंटिटीज, जो एलिमेंट्री इंटिटीज होगा किसी भी सिस्टम का, उसका जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है वही 1 मोल होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो, अगर मैं यह कहता हूँ कि वाटर 1 मोल वाटर अगर मैं बोलता हूँ, इसका मतलब यह होगा कि वाटर जो कि एक कंपाउंड है, तो वाटर के 6.022 × 10⁻23 मोलिकुल्स का जो अमाउंट होगा वह 1 मोल वाटर होगा, क्योंकि वाटर जो है वह कंपाउंड है। और अगर मैं यह कह दूं कि 1 मोल हाइड्रोजन, तो 1 मोल हाइड्रोजन का मीनिंग होगा कि हाइड्रोजन के 6.022 × 10⁻23 एटम्स का जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा वह 1 मोल हाइड्रोजन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एलिमेंट है। तो जब भी एलिमेंट होगा तो नंबर ऑफ एटम्स, उतने एटम्स का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अगर कंपाउंड होगा तो उतने मोलिकुल्स का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसलिए आप देख सकते हो या इसकी जो परिभाषा लिखा हुआ है, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए सिस्टम which contains as many elementary entities as there are atoms in 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12। और जाहिर है कि 1 मोल में जो इंटिटीज की संख्या होता है, नंबर ऑफ इंटिटीज इन 1 मोल, दैट इज 6.022। तो आप यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप समझ सकते हो कि नंबर ऑफ इंटिटीज का मीनिंग हो गया एटम्स या मोलिकुल्स, आप कह सकते हो एटम्स या मोलिकुल्स। इन 1 मोल is 6.022 × 10⁻23. This is the number of entities in 1 mole. This is not equal to 1 mole. अगर आप यह समझते हो कि यह 1 मोल है, आप बिल्कुल गलत समझते हो। यह 1 मोल में एंटिटीज की संख्या होता है, और इसी संख्या को एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। इसी संख्या को क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। एवोगाड्रो नंबर को हम सभी कैपिटल N से डिनोट करते हैं, तो N इज इक्वल टू 6.022 10⁻23। तो यहाँ आपको लगाना पड़ेगा पर मोल, यानी 1 मोल में यह नंबर ऑफ एंटिटीज होता है। तो प्रायः स्टूडेंट यहाँ पर गलत समझ जाते हैं कि मोल का मीनिंग हो गया यह संख्या। बिल्कुल नहीं, यह संख्या मोल नहीं है। और आप याद रखोगे कि 1 मोल का मीनिंग हो गया कि इतने संख्या में एटम्स का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मोलिकुल्स का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर कंपाउंड होगा तो मोलिकुल्स, और अगर एलिमेंट है तो फिर
एटम्स होगा। और अब इसके बाद जबकि मैंने 7 बेस एसआई यूनिट को डिफाइन कर चुका हूँ, तो मैं जो 2 सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स हैं रेडियन और एसटी रेडियन, मैं उसे भी आपको समझाना चाहता हूँ, वो बेहतर रहेगा। रेडियन या प्लेन एंगल का एसआई यूनिट है, और ये तो बिल्कुल आसान है, आप सभी जानते भी होंगे कि अगर एक सर्कुलर आर्क है, ये जैसे एक सर्कुलर आर्क है, ये इसका सेंटर है, अगर इस सर्कुलर आर्क का लेंथ, इस सर्कुलर आर्क का जो लेंथ है, ये रहा सर्कुलर आर्क का लेंथ, अगर यह लेंथ इसकी रेडियस के बराबर हो जाता है, ये रहा रेडियस आर, ये रहा रेडियस आर, ये सेंटर, यहाँ पर ये एंगल बना थीटा, और अगर इसकी आर का लेंथ एल इस आर के बराबर हो जाता है, तब ये थीटा होता है, यह हो जाता है 1 रेडियन के बराबर होता है। तो जाहिर है कि इसकी परिभाषा में तो ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं, आप कह सकते हो कि 1 रेडियन इज इक्वल टू ए प्लेन एंगल डिस्क्राइब्ड बाय सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर विच लेंथ इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और अब मैं बात करता हूँ एसटी रेडियन की। एसटी रेडियन यह सॉलिड एंगल की एसआई यूनिट है, एसटी रेडियन। और एसटी रेडियन को भी आप आराम से डिफाइन कर सकते हो। जैसे मान लो कि यह एक स्फेरिकल सरफेस है, मान लो कि यह एक स्फेरिकल सरफेस है, ये एक स्फेरिकल सरफेस है, और इस सरफेस, ये जो स्फेरिकल सरफेस है, इसके द्वारा इसके सेंटर पर, ये जो इसका सेंटर है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, सॉलिड एंगल बनेगा, यह सॉलिड एंगल तब 1 एसटी रेडियन के बराबर होगा, तब 1 एसटी रेडियन के बराबर होता है। ये रहा सॉलिड एंगल, ये सॉलिड एंगल है, तो यह तब 1 एसटी रेडियन के बराबर होता है जबकि इसका एरिया इसकी रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। यानी एरिया, ये जो डेल्टा एस है, अगर यह आर स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पर जो सॉलिड एंगल बन रहा है, जिसको कि हम लोग ओम से दिखाते हैं, तो यह सॉलिड एंगल यह हो जाता है 1 एसटी रेडियन के बराबर हो जाता है। तो जाहिर है कि इसकी डिफिनीशन भी बिल्कुल आसान है, आप आसानी से डिफाइन कर सकते हो कि 1 एसटी रेडियन इज इक्वल टू ए सॉलिड एंगल डिस्क्राइब्ड बाय ए स्फेरिकल सरफेस एट इट्स सेंटर which area is equal to square of its radius। तो यहाँ मैंने आपको 7 बेस एसआई यूनिट्स उसकी डिफिनीशन और 2 जो सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स हैं उसकी डिफिनीशन मैंने आपको क्लियर कर दिया। और अब हम सभी एसआई यूनिट की, एसआई सिस्टम की जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है उसको हम सभी डिस्कस करते हैं। अब मैं आपसे एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम की बात करता हूँ। यहाँ पर 3 पॉइंट्स को आपको जानना जरूरी होगा। सबसे पहला जो एडवांटेज वो ये कि ये जो एसआई सिस्टम होता है ये एक रेशनल सिस्टम होता है, रेशनल सिस्टम होता है। अब रेशनल सिस्टम होने का क्या एडवांटेज है? तो सिस्टम में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के सभी फॉर्म का जो यूनिट होता है वह केवल एक एसआई यूनिट होता है। जैसे आप उदाहरण के लिए देखो, एनर्जी के कई फॉर्म्स हैं, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी। तो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म हैं। तो एनर्जी के जितने भी फॉर्म्स हैं सभी के लिए एसआई यूनिट केवल एक होता है, केवल एक यूनिट होता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, और इस एडवांटेज को, इस प्रॉपर्टी को ही रेशनलिज्म कहा जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि एसआई सिस्टम इज ए रेशनल सिस्टम। क्यों? क्योंकि एसआई सिस्टम में एक फिजिकल क्वांटिटी के सभी फॉर्म के लिए केवल और केवल एक यूनिट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रेशनल सिस्टम बोलते हैं। दूसरी जो है वह है कि यह एक कोहेरेंट सिस्टम है, यह एक कोहेरेंट सिस्टम है। तो कोहेरेंट सिस्टम होने का क्या मीनिंग है? बिल्कुल, जितने भी डिराइव्ड यूनिट्स हैं, सभी डिराइव्ड यूनिट्स, चाहे एसआई बेस यूनिट से हो, एसआई सप्लीमेंट्री यूनिट से हो,
उसके द्वारा ही डिफाइन हो जाता है। जैसे कि सेंटीमीटर है, आप उसको मीटर के रूप में ले आते हो, या सेंटीग्राम है उसे आप किलोग्राम के रूप में ले आते हो। तो जितने भी डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं, या मान लीजिए कि न्यूटन की बात आप करते हो, तो आप लिखते हो कि 1 न्यूटन इक्वल 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ आप देखिए कि ये जो न्यूटन जो है यह डिराइव्ड यूनिट है न्यूटन, और इसको एसआई बेस और फिर सप्लीमेंट्री यूनिट्स के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये जो खासियत है कि आप किसी भी डिराइव्ड यूनिट को एसआई फंडामेंटल, डेट मीन एसआई बेस और एसआई सप्लीमेंट्री यूनिट के रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसलिए इसको बोलते हैं कोहेरेंट सिस्टम, या एक कोहेरेंट सिस्टम है। और तीसरा जो है वो ये है कि ये जो एसआई सिस्टम है ये मैट्रिक्स सिस्टम है, ये मैट्रिक्स सिस्टम है। मैट्रिक्स सिस्टम होने का मीनिंग यह है कि एसआई यूनिट के साथ आप प्रीफिक्स को जोड़ करके मल्टीपल और सब मल्टीपल यूनिट आसानी से बना लेते हो। जैसे मीटर है, अगर मीटर से छोटा यूनिट बनाना हो तो सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, तो आसानी से हम सभी वो सब मल्टीपल यूनिट बना लेते हैं। और मल्टीपल बनाना हो तो डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मेगामीटर, गीगामीटर, तो आप मल्टीपल और सब मल्टीपल दोनों ही यूनिट गेट कर लेते हो, इसलिए इसे कहा जाता है कि यह मैट्रिक्स सिस्टम है। तो एसआई सिस्टम की जो 3 मुख्य विशेषता, 3 जो एडवांटेज है वह है रेशनलिज्म, डेट मीन एक फिजिकल क्वांटिटी के सभी फॉर्म के लिए केवल एक यूनिट, एक एसआई यूनिट। दूसरा कोहेरेंसी, डेट मीन डिराइव्ड यूनिट को आप एसआई बेस या एसआई सप्लीमेंट्री यूनिट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो। और तीसरा हो गया कि यह मैट्रिक्स सिस्टम है। मैट्रिक्स सिस्टम का मीनिंग हो गया कि आप एसआई यूनिट के पहले प्रीफिक्स लगा करके मल्टीपल और सब मल्टीपल यूनिट आप बना लेता हूँ। लास्ट में मैं एक और डिस्कशन आपके साथ करना चाहता हूँ, वह है कि जब हम यूनिट को लिखेंगे तो मुझे क्या क्या सावधानी बरतनी। आप देखोगे पीडीएफ में आपको मिला होगा वी शुड केयर अबाउट, यानी हम सभी को सावधान रहना चाहिए। क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए उसे हम सभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप कोई भी यूनिट लिखो, चाहे वह यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर हो या नहीं हो, उस यूनिट को आप स्मॉल लेटर में ही एक्सप्रेस करोगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप ये लिखते हो कि फोर्स F इक्वल 15 न्यूटन, तो न्यूटन को हम सभी इस प्रकार लिखेंगे। अगर आप इस तरह लिखते हो, ये राइट मेथड है, बिल्कुल ट्रू मेथड है, जो सही तरीका है। और ये आपका रॉन्ग मेथड। अगर आप इस प्रकार लिखते हो कि F इक्वल 15 न्यूटन, तो फिर ये गलत तरीका है, ये बिल्कुल गलत। चाहे साइंटिस्ट के नाम पर ही यूनिट क्यों नहीं हो, आप उसे स्मॉल लेटर में लिखोगे, क्योंकि आप यूनिट लिख रहे हो, आप साइंटिस्ट का नाम नहीं लिख रहे हो, यूनिट लिख रहे हो, इसलिए आप केयर करो। दूसरी बात, जब एक यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर होगा तो उसका जो सिंबल होगा वह कैपिटल लेटर में होगा। जैसे अगर 15 न्यूटन, न्यूटन के लिए मैं सिंबल लगाता हूँ तो कैपिटल N लगाना होगा। और अगर आप यह लिखते हो F इक्वल 15 न्यूटन, तो फिर ये गलत तरीका है, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पर जब यूनिट है तो सिंबल कैपिटल लेटर होगा। तीसरा देखिए आप, अगर एक यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, जैसे डिस्टेंस को आप लिखते हैं 20 मीटर, तो मीटर साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, इसलिए मीटर का सिंबल स्मॉल m होगा, स्मॉल m होगा। मीटर के लिए आप कैपिटल M यूज़ नहीं कर सकते हो, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर आप 20 मीटर के लिए कैपिटल M लगाते हो तो फिर ये गलत, बिल्कुल गलत। चौथा देखें आप, चौथा में आपको यह याद रखना है कि जब भी किसी यूनिट को आप लिखते हो, जैसे वॉल्यूम को अगर आप लिखते हो 25 cc, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर को cc बोला जाता है,
तो सीसी लिखने में आप यहाँ डॉट नहीं लगाओगे, तो ये सही है, डॉट ये लगा हुआ नहीं, ये सही है। लेकिन अगर एक विद्यार्थी यह लिखता है 25 cc, तो फिर ये रॉन्ग है, ये गलत तरीका है। अगला देखिए, किसी भी यूनिट का जो सिंबल है उसमें एस या एस लगा करके आप उसे प्लूरल नहीं बनाओगे, यह भी आपको याद रखना है, नहीं लगो। जैसे आप यहाँ देख लो, मान लें कि हम सभी लिखते हैं कि मास m इक्वल 12 किलोग्राम। तो 12 जो है वह आपका 12 होने का मतलब यह नहीं कि किलोग्राम से हमें एस नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा। तो अगर आप ये लिखते हो कि मास m इक्वल टू 12 किलोग्राम्स एस लगाते हो तो ये गलत तरीका है। लेकिन आप यह लिख सकते हो 12 किलोग्राम्स, यहाँ आप एस लगा सकते हो, यानी किलोग्राम को अगर आप कंप्लीटली लिखते हो तो आप वहाँ पर एस लगा सकते हो, सिंबल में एस या एस नहीं लगाओगे। अगर आप लगाओगे तो बिल्कुल गलत हो जाओगे। यह भी हो गया। अगला देखिए कि जब भी हम लोग कोई यूनिट लिखेंगे, जब भी हम सभी कोई यूनिट लिखेंगे तो उस यूनिट को लिखने में अगर दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट आता है तो उसके बीच में आप गैप छोड़ दोगे, उसके बीच में आप खाली स्थान छोड़ोगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो तो वेलोसिटी को आप लिखते हो और मान लो वेलोसिटी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड आप लिखते हो, तो मीटर जो है लेंथ की ऐसा यूनिट है, सेकेंड टाइम की, आप देख सकते हो यहाँ पर गैप छोड़ा हुआ है। तो फिर अगर एक स्टूडेंट इस तरह लिखता है कि 2 मीटर पर सेकेंड, तो फिर ये गलत तरीका है, ये गलत हो जाएगा। यानी दो अलग अलग क्वांटिटी के सिंबल के बीच में आप गैप छोड़ दोगे, यह भी याद रखना। अगला रूल देखें, जब भी आप एक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को लिखते हो तो वहाँ पर केवल और केवल एक बार आप डिवाइड का चिन्ह का प्रयोग कर सकते हो। एक से ज़्यादा बार अगर डिवाइड के चिन्ह का प्रयोग करोगे तो वह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को लिखता हूँ और मैं यह लिख देता हूँ कि 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर केवल एक बार भाग के चिन्ह का प्रयोग है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर एक विद्यार्थी यह लिखता है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो फिर ये गलत तरीका है। यहाँ पर दो बार भाग का चिन्ह का प्रयोग किया है, तो दो बार आप भाग के चिन्ह का प्रयोग नहीं करोगे। अगर आप करते हो तो बिल्कुल आप गलत हो जाओगे। एक और लास्ट में मैं बता दूं कि जब भी हम सभी किसी भी यूनिट के पहले प्रीफिक्स लगाते, जैसे आप देखें लेंथ एल इक्वल, अगर मैं लिखता हूँ 20 सेंटीमीटर, तो सेंटी जो कि प्रीफिक्स है वह यूनिट के साथ बिना गैप का होगा। किसी भी यूनिट के पहले जो हम सभी प्रीफिक्स लगाएंगे तो यूनिट और प्रीफिक्स के बीच में कोई गैप नहीं रहना चाहिए। अगर आप गैप छोड़ते हो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो फिर आप ये देखिए, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ Q इक्वल चार्ज Q इक्वल 60 माइक्रो कूलम, माइक्रो प्रीफिक्स है और कूलम यूनिट है, तो यहाँ देखिए प्रीफिक्स और यूनिट के बीच में कोई गैप छोड़ा गया नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ा गया। उसी तरह से अगर मान लें कि डिस्टेंस s को लिखा जाए कि 500 मेगा मीटर, तो कैपिटल M फॉर मेगा, स्मॉल m फॉर मीटर, तो ये बिल्कुल छटा हुआ रहेगा, ये सही तरीका है। तो जब भी आप लिखोगे किसी भी यूनिट के पहले एक प्रीफिक्स का प्रयोग करोगे तो आप सभी प्रीफिक्स को यूनिट के साथ बिना गैप के लिखोगे, इन प्रीफिक्स और यूनिट के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की भी जानकारी आपको दे दी है जो कि आपको यूनिट को लिखते समय आपको ख्याल रखना है। और अब मैं अगले भाग के बारे में बात करता हूँ। इसके बाद आप देखोगे PDF में इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स और मेजरमेंट्स आपको दिए गए हैं और उसे मैं यहाँ पर लिखूँ तो उसमें तो समय की बर्बादी होगी। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप जो इम्पोर्टेंट
प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं और मेजरमेंट्स हैं, उन सभी को आप एक बार पढ़ लोगे। वहाँ पर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, एंगल, दो जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उन सभी क्वांटिटीज़ के जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं उसका लिस्ट आपको दिया गया है। उसे मैं नहीं समझता कि यहाँ पढ़ाने से बेहतर होगा, उसे आप 2-4 बार पढ़ लोगे, लेकिन मैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपसे बनवाऊँगा। पहले मैं सिखा दूंगा कि न्यूमेरिकल्स आप कैसे बनाओगे, और फिर आपसे मैं प्रैक्टिस के लिए भी मैं एक PDF आपको दूंगा। इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी मन से पढ़ाई करोगे और आप अव्वल दर्जे का स्टूडेंट बनोगे। तो इस अपेक्षा के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, बाय।